सागर की गहराइयों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि उम्मीदों की गूंज थी। रानी तारा के नेतृत्व में समुद्र में एक नया युग शुरू हो चुका था। जहां कभी डर और अंधकार था, वहां अब ज्ञान, सहयोग और साहस की किरणें फूट पड़ी थी। तारा, जो कभी एक आम सी दिखने वाली मछली थी, अब एक प्रतीक बन चुकी थी, बदलाव का प्रतीक। हर मछली, हर केकड़ा, हर डॉल्फिन, हर समुद्री घोड़ा अब एक मिशन का हिस्सा थे। तारा ने समुद्र के विभिन्न इलाकों में नीली पाठशालाएं शुरू करवाईं, जहां बच्चे समुद्री जीव अब सिर्फ तैरना नहीं, बल्कि सोचने और सवाल पूछने भी सीख रहे थे। पढ़ाई का विषय था, समुद्र की रक्षा कैसे करें। हर पाठशाला में एक खास बात थी, वहाँ डर नहीं था। बच्चे खुलकर कहते, माँ, मैंने आज प्लास्टिक हटाया, और माँ जवाब देती, शाबाश मेरे लाल, यही तो असली तैराकी है। लेकिन जैसे जैसे बदलाव की लहरें तेज हुईं, कुछ पुराने समुद्री राक्षस जाग उठे, जिन्हें डर था कि अगर बदलाव आया तो उनकी सत्ता छिन जाएगी। उनमें सबसे खतरनाक था कालकंद, एक विशाल ऑक्टोपस जो अंधेरे में रहता था और भ्रम फैलाता था। उसने वर्षों तक समुद्र को डर में डुबोकर रखा था। उसने तारा को एक संदेश भिजवाया, तुम रानी हो सकती हो, लेकिन तुम्हारे पीछे गहराई में अब भी अंधेरा है। तुमने सिर्फ सतह को बदला है। तारा ने जवाब नहीं दिया। उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अंधेरा गहराई में ही होता है, लेकिन अगर कोई रोशनी लेकर उतरे तो गहराई भी चमक उठती है। तारा ने अपने साथियों को बुलाया, रूबी, डॉल्फिन, नीलू, नीली व्हेल, शंखराज, सीहॉर्स और पर्ल, मोती वाली सीप। उसने कहा, अब वक्त है समुद्र के सबसे अंधेरे हिस्सों को भी बदलने का। हमने ज्ञान दिया है, अब न्याय लाना है। इस अभियान का नाम रखा गया नीली क्रांति का दूसरा चरण, गहराई की जागृति। तारा और उसकी टीम ने समुद्र के सबसे नीचे के इलाकों, जिन्हें नीली भूल भुलैया कहा जाता था, की ओर यात्रा शुरू की। वहाँ कई जीव ऐसे थे जो सदियों से डर में जी रहे थे। उनसे कहा गया था कि तुम कमजोर हो, तुमको कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस छुपे रहो। लेकिन जब उन्होंने तारा को देखा, एक चमकती हुई मछली जो बिना डर के उनके बीच आई, उनकी आंखों में उम्मीद लौटी। तारा ने सबको इकट्ठा किया और बोली, अगर तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, तो याद रखो, एक बूंद से ही लहर बनती है। इस दौरान रूबी ने समुद्र के बाहर की दुनिया में एक नया कदम उठाया। वो इंसानों से बातचीत करने के प्रयास में फिर से सतह पर गई। इस बार वो अकेली नहीं थी, साथ थे कुछ अन्य डॉल्फिन्स और तारा द्वारा तैयार किया गया विशेष संदेश, जिसमें लिखा था, हम बदलना चाहते हैं, तुम क्या साथ दोगे। इस संदेश को एक यूट्यूबर ने पढ़ा जो समुद्र प्रेमी था, और उसने पूरी दुनिया में इसे वायरल कर दिया। दुनिया भर के बच्चों ने तारा के लिए चिट्ठियां लिखीं, तस्वीरें बनाईं और समुद्र की सफाई का संकल्प लिया। लेकिन कालकंद ये सब सहन नहीं कर पाया। उसने अपने काले सैनिकों को भेजा, समुद्री झींगे, जहरीली बिच्छू छलिया और काली स्याही छोड़ने वाले जीव। एक रात अचानक हमला हुआ, पाठशालाएं तोड़ दी गई, छोटी मछलियां डर गईं और स्याही से पूरा समुद्र काला हो गया। रानी तारा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शक्ति से समुद्र की धाराओं को मोड़ दिया, जिससे स्याही हटाई जा सके। नीलू ने अपनी विशाल देह से सब बच्चों को बचाया और शंखराज ने चेतावनी बजाई, समुद्र पर हमला हुआ है, सब तैयार हो जाओ। अब तारा ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर ये बदलाव को रोकना चाहें तो हम डरेंगे नहीं। तारा का भाषण समुद्र की गहराइयों तक गूंजा। ये सिर्फ एक मछली की लड़ाई नहीं है, ये हर उस जीव की पुकार है जो खुलकर जीना चाहता है। समुद्र के कोनों कोनों में रानी तारा की बात फैलने लगी। रानी तारा ने सबसे पहले जो काम किया वो था ज्ञान का विस्तार। जहाँ पहले जल प्राणी बस जीवित रहने की कोशिश करते थे, अब वे सोचने लगे थे, ज्ञान ही रक्षा है, तारा कहती। और जब तक हर जीव को सच नहीं पता, तब तक बदलाव अधूरा है।
समुद्र स्कूल खोले गए, जहां ऑक्टोपस शिक्षक बने, डॉल्फिन बच्चों को पाठ पढ़ाने लगी और एक्वेरियम की दीवारों पर लिखा जाने लगा, हमारा समुद्र, हमारी जिम्मेदारी। बच्चों को सिखाया गया कि कौन सा कचरा जैविक है और कौन समुद्र को जहर बना सकता है। कछुए बच्चों को सिखाते, कभी भी प्लास्टिक खाने की भूल मत करना, ये धीमा जहर है। हर पाठ में तारा का सपना जिंदा रहता। समुद्र में अब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई थी, जहां हर प्राणी को अपनी बात कहने का अधिकार था। डॉल्फिनों की टोली ने आवाज उठाई कि बड़े जहाजों की वजह से हमारी ध्वनि संकेत गुम हो जाते हैं। कछुए बोले, समुद्र की धाराएं बदली जा रही हैं, जो हमारे प्रवास को रोकती है। रानी तारा ने सभी मतों को सुना। ये क्रांति सिर्फ मेरी नहीं, ये हर जल प्राणी की है। अब समुद्र की संसद में हर क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने जाने लगे। साहसी मछलियाँ, समझदार व्हेल, तेज डॉल्फिन और अनुभवी शार्क सब मिलकर महासागर के फैसले लेने लगे। ये बदलाव सिर्फ शासन का नहीं, चेतना का था। जहाँ एक ओर समंदर में चेतना जागी, वहीं दूसरी ओर एक नया खतरा भी गहराने लगा। मानव वैज्ञानिकों ने तारा की तस्वीरें और नीली ज्वाला की घटनाएं दर्ज कर ली थी। अब वे समुद्र की शक्ति को समझना चाहते थे। एक निजी शोध संस्था ने ऑपरेशन डाइव ब्लू शुरू किया। हमें उस ऊर्जा का स्रोत चाहिए। अगर समुद्र में ये शक्ति है, तो इसे हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। इंसानों ने मशीनें समुद्र में भेजी। वे बड़ी, शोर वाली और भेदने वाली थी। समुद्र का संतुलन फिर से डगमगाने लगा। तारा अब दो मोर्चों पर लड़ रही थी। समुद्र को भीतर से जागरूक करना, बाहर से आए खतरे से रक्षा करना। उसने अपनी आंतरिक टीम बनाई, नीली रक्षा वाहिनी। इसमें शामिल थे रूबी डॉल्फिन, सूचना की मास्टर, कबीर कछुआ, रणनीति का उस्ताद, राजा शार्क, युद्ध कौशल का स्वामी, नूरी ऑक्टोपस, तकनीकी और विज्ञान की जानकार। उनका लक्ष्य था, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अपनी धरती की रक्षा करेंगे, शांति से, समझदारी से। एक दिन इंसानों का एक गहरा यंत्र समुद्र के दिल तक पहुंच गया। वहां मौजूद नीली ज्वाला को छूते ही एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। इंसानों की मशीनें काम करना बंद कर गईं। कई वैज्ञानिक डर गए, कुछ डूबते डूबते बचे, लेकिन रानी तारा ने उन्हें बचाया। तुम्हें हमने बचाया है, ताकि तुम समझो कि समुद्र कोई प्रयोगशाला नहीं, ये एक जीवन है। हम मार सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म है बचाना। इंसानों की आंखें खुली। पहली बार उन्होंने समुद्र से माफी मांगी। रानी तारा ने समुद्र के सभी प्राणियों को इकट्ठा किया। एक विशाल सभा में उसने कहा, हमने अपना पहला लक्ष्य पा लिया, इंसानों को हमारी बात सुनाने का। अब हमें अगली पीढ़ी के लिए ऐसा समुद्र बनाना है, जो सिर्फ रहने की जगह नहीं, सीखने, सोचने और साथ जीने की प्रेरणा बने। सबने शपथ ली, हम समुद्र की रक्षा करेंगे, हम हर जीवन का सम्मान करेंगे, हम बदलाव की अगली लहर बनेंगे। तारा ने नीली ज्वाला की शक्ति से समुद्र में पहला जैविक समुद्री उद्यान बनवाया। यहाँ टूटे हुए मूंगे, कोरल रीफ्स फिर से जोड़े गए। बीमार कछुओं का इलाज हुआ, घायल व्हेल को आराम मिला। ये जगह आशा का प्रतीक बन गई। अब तारा बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। एक दिन एक छोटी मछली उसके पास आई और बोली, रानी तारा, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकती हूँ? तारा मुस्कुराई और बोली, बेटी, समुद्र कभी रुकता नहीं और क्रांति भी नहीं। तू तैर, सपने देख, तू अगली रानी बन, अंत नहीं। ये तो शुरुआत है अगली लहर की। रानी तारा की आवाज अब हर लहर के साथ बहती थी। समुद्र में फैले भय और भ्रम का स्थान अब उम्मीद और उत्साह ने ले लिया था। हर कोना, हर चट्टान, हर प्रवाल, सब जैसे जाग उठे हों। तारा ने समुद्र की गहराइयों में एक विशाल गोल चक्र बनवाया। इसे कहा गया सागर संसद। यहाँ से सारे निर्णय लिए जाने लगे। सभी समुद्री जीवों को इसमें आमंत्रित किया गया। कछुए, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क,
स्टारफिश और यहाँ तक कि सीवीड और कोरल प्रतिनिधि भी। तारा ने कहा, अब कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जाएगा, सबकी आवाज जरूरी है। सबने तालियां बजाई या अपनी अपनी ध्वनियों से समर्थन दिया। ये समुद्री लोकतंत्र का पहला दिन था। समुद्र के भीतर क्रांति तो चल रही थी, लेकिन तारा जानती थी कि बदलाव तब तक अधूरा है जब तक इंसान नहीं बदलते। रूबी और उसकी डॉल्फिन टोली ने एक विचार रखा, क्यों न हम इंसानों की भाषाओं को सीखें? तारा चौंकी, क्या ये मुमकिन है? रूबी बोली, हाँ, इंसानों के जहाजों से गिरने वाले रेडियो और रिकॉर्डर में हम उनकी आवाजें सुनते रहे हैं। अब हम उन्हें समझना सीख सकते हैं। एक स्कूल शुरू हुआ, भाषा तरंग केंद्र, जहाँ डॉल्फिन, व्हेल और ऑक्टोपस ने इंसानों की ध्वनियाँ सीखनी शुरू की। एक दिन तारा ने संदेश तैयार करवाया, हम जीवित हैं, समझदार हैं और हमें चोट मत पहुँचाओ। हम मदद नहीं मांग रहे, हम साथ चाहते हैं। इसे समुद्र के पास एक सुनसान बीच पर छोड़ा गया, जहां वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च कर रही थी। वो लोग चौंक गए। ये कोड है, किसी प्रकार की एआई नहीं, ये कोई जीव भेज रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक सतर्क हो गए, कुछ डर गए, कुछ उत्साहित हो गए, लेकिन जो बात सबसे बड़ी थी, इंसानों ने पहली बार समुद्र की आवाज पर ध्यान दिया। तारा जानती थी कि एक नजर सब कुछ बदल सकती है। उसने सागर संसद में प्रस्ताव रखा, क्यों न हम एक जगह बनाएं, जहां इंसान और समुद्री जीव एक दूसरे को देख सकें, बिना डर और बिना बंदिश के। और इस तरह जन्म हुआ नीला दर्पण, समुद्र की गहराइयों में बना एक विशाल क्रिस्टल ग्लास डोम, जिसमें कैमरे, साउंड ट्रांसलेटर और समुद्री ऊर्जा से चलने वाला संवाद यंत्र था। विश्व नेताओं की टीम को निमंत्रण दिया गया, आइए हमें देखिए। शुरुआत में सबने इनकार कर दिया, पर एक वैज्ञानिक, डॉक्टर अद्वैता मेहरा, जो पर्यावरण पर काम कर रही थीं, तैयार हो गई। वो नीला दर्पण में आई और पहली बार तारा को देखा। डॉक्टर अद्वैता ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुम तो अद्भुत हो। तारा मुस्कुराई, हम बस जिंदा हैं और अब जाग चुके हैं। डॉक्टर अद्वैता ने वापस जाकर संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया, हमें अब प्रकृति को बचाने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ मिलकर चलने की शुरुआत करनी चाहिए। समुद्र बोल रहा है, क्या हम सुन रहे हैं? समाचार चैनलों में हेडलाइन बनी, मछली रानी तारा, क्या समुद्र में सचमुच कोई बुद्धिमान सभ्यता है? इंसानों ने पहली बार समुद्र के लिए अलग से कानून बनाए। प्लास्टिक पर गहराई से बैन, गहराई में मछलियों के लिए सुरक्षित जोन, समुद्री आवाजों की रिकॉर्डिंग और सम्मान। अब हर समुद्री स्कूल में बच्चों को तारा की कहानी सुनाई जाती थी। रानी तारा ने डर को नहीं, हिम्मत को चुना। सवाल पूछो, बदलाव लाओ। छोटे ऑक्टोपस बच्चे कविता सुनते, नीले सागर की रानी है तारा, हिम्मत से जिसने सब कुछ संवारा। पर जैसे हर कहानी में एक मोड़ होता है, तारा के समुद्र में भी एक खतरा मंडराने लगा। एक कंपनी, ओशन ड्रिल कॉर्प, जिन्हें समुद्र से तेल खींचने की अनुमति कभी नहीं मिली, चोरी छिपे एक गहरे हिस्से में ड्रिलिंग शुरू कर चुकी थी। उन्होंने नीली ज्वाला की शक्ति को भी हथियाने की योजना बना ली थी। तारा को जब ये खबर मिली, पूरा समुद्र गुस्से में था। ये हमारी आत्मा को छूना चाह रहे हैं, उसने कहा। एक युद्ध नहीं, बल्कि एक रणनीतिक विरोध। कछुओं ने पाइपलाइन रोक दी, डॉल्फिन्स ने कैमरों में सबूत भेजे, ऑक्टोपस ने वायरिंग उखाड़ दी, व्हेल्स ने पानी की तरंगों से चेतावनी भेजी। इन सब की रिकॉर्डिंग इंसानी मीडिया को दी गई। ओशन ड्रिल कॉर्प पर मुकदमा चला और पूरी दुनिया ने उनका बहिष्कार किया। अब तारा एक नाम नहीं था, वो एक चेतना बन चुकी थी। हर देश के बच्चे कहने लगे, मैं भी बनूंगा तारा, मैं भी बचाऊंगा धरती। तारा की अगुवाई में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। समुद्र, जंगल, रेगिस्तान, सभी जीवन रूपों की सहभागिता, नई शिक्षा प्रणाली, मानव और प्रकृति के मध्य संवाद प्रणाली। हर साल समुद्र के उस दिन को, जब तारा रानी बनी थी, सागर उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इंसान, मछलियाँ, पक्षी, पेड़,
सब एक दूसरे को उपहार देते, गाते, नाचते और साझा करते। तारा की विरासत और भावनात्मक अंत जल्द भेजा जाएगा। तैयार हो जाइए उस क्षण के लिए जब रानी तारा पूरी दुनिया को एक परिवार बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया पीयू प्रोडक्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से निकलती है